अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार ऑल ऑफ यू। अभी तक आप लोगों ने कई मौज़ूआत पर मुख्तलिफ प्रोफेसरों से, एक्सपर्टों से अपने बयानात सुनते रहे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी मैं समझता हूं कि आज शाम से ही दोपहर बाद प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसको 2-3 क्लासेस बाकी हैं, इंटरेक्शन बाकी है, उसे बहाव समाप्त करेंगे। आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर मुदस्सिर अहमद गौरी साहब। आप एक जवान साल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस वक्त आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट से कामयाब किया, उसके बाद एमफिल विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। आपने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। आपकी एक किताब स्क्रीमिंग साइलेंस, जो कि अंग्रेजी नज़मों का मजमुआ है, इस हैसियत से आपकी शनाख्त अदबी दुनिया में अंग्रेजी शायर की तरह इंशाल्लाह जानी जाएगी। जर्नल और मैगजीन में आपके तकरीबन 10 से ज़ायद मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तकरीबन 13 कुतुब में मुख्तलिफ मज़ामीन पर अबवाब तहरीर किए हैं। आपने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में अपने मकाले पेश किए हैं। इसके अलावा 15 से ज़ायद वर्कशॉपों में भी हिस्सा लिया है। साथ ही साथ रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के अखबारों में मुख्तलिफ मज़ामीन आपके शाये हो चुके हैं। इसके अलावा आप समाजी व माशरती सतह पर मुतअद्दिद रिफाह आम के कामों को भी बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। सो आप बड़ी खूबियों के मालिक साहब हैं। आपकी शख्सियत से हुसूल फैजियान के लिए हम CIL वालों ने, NTS वालों ने आपको लेक्चर के लिए दावतनामा भेजा, जिसे आपने बसद खुलूस कबूल भी किया। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप खवातीन हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप आपके लेक्चर से जरूर मुस्तफीज हो। आज आपका मौजू है अवाम, इलाका, अदब और सखावत, जो बहुत अहम मौजू है मुतल्लिका जबान की रोशनी में। पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर विथ कंसर्न लैंग्वेज। बस मैं इसी चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए डॉक्टर मुदस्सिर अहमद गौरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर सर। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। एट द वेरी आउटसेट मैं जी, तमाम आपकी हजरात आवाज आ का रही है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज अपने ख्यालात, अपने तासुरात इस मौजू के लेकर बयान करने का मौका दिया। मैं बिलखुसूस GM सालिक साहब का, सलीम साहब का, डॉक्टर पंकज त्रिवेदी साहब का और दीगर हजरात का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे लिए बाइस इफ्तिकार है कि एक नौजवान इंसान को, एक मुहक्किक को आपने अपने ख्यालात रखने का मौका दिया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इंटरेस्टिंगली जिस मौजू पे बोलने को कहा गया है, जो मुझे मौजू मिला है, वो उससे ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प कई रंगों से है वो। देखिए, इस मौजू को अगर 4 हिस्सों में अगर तकसीम करें, जैसे पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर, तो अलग अलग पहलू हैं इसके। मैं हर एक पहलू पे थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब इसको अच्छे से समझें और जितना हो सके उससे हम इस्तिफादा हासिल करें। देखिए, पहली बात जो हम सबको समझनी है वो इसकी टर्म जो है पीपल। हमारी मुराद क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय पीपल? लोगों से क्या मुराद है? क्या लोग सिर्फ एक तबके के लोगों से मुराद है?
क्या एक मजहब से जुड़ने वाले लोगों से मुराद है? क्या एक इलाकाई दर्जे से ताल्लुक रखने वालों के लोगों से मुराद है? या फिर पूरी दुनिया के तख्लीक जो इंसान है उनसे मुराद है? अदब की खास बात यह है कि अदब ने एक यूनिवर्सलिज्म क्रिएट किया है। लिटरेचर की खूबी यह है कि ये यूनिवर्सलिज्म पैदा करता है जो शायद लैंग्वेज नहीं करता हो। राइट? लिटरेचर जो है वो ह्यूमनाइज करता है, और ह्यूमनाइज करने के बाद लिटरेचर के बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैं आगे बताऊंगा। वो ह्यूमनाइज होने के बाद इंसान की जो बेहतरी है उसमें इजाफा होता है। अब देखिए, तकरीबन हम हिंदुस्तान के मुल्क में 28 रियासतें और 5-8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप देखिए, हर एक कौम, हर एक स्टेट, हर एक इलाका अपने अपने आप में एक मुनफरिद मकाम रखता है। राइट? आप कश्मीर से शुरू करिए, आप देखेंगे कि कश्मीर के लोग जो उनके बारे में परसेप्शन है, क्योंकि मेरा जो मौजू है वो पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर है, इसलिए मैं हर एक चीज पे थोड़ा सा इसको विस्तार से डिस्कस करना चाहता हूं। आप कश्मीर के लोगों के बारे में जब सुनते हैं, जब आप लोग सुनते हैं और फिर आप कश्मीर का नाम सुनते हैं, आपके जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला जो परसेप्शन आपका आता है वो ये है कि वहां बर्फ है। राइट? दूसरा परसेप्शन आपका यह था कि सेब है, खुशगवार मौसम है, वादियां हैं, झरने हैं। आप देखिए, आप वहां के लोगों को वहां की जमीन से कैसे एसोसिएट करते हैं? राइट? हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके से, किसी ना किसी तरीके से हमारी जो लैंड है उसके साथ एसोसिएशन बनता है। जब मैंने कहा कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो सेब आपके जहन में पहले आता है, बर्फ आपके जहन में पहले आता है, वादियां, झरने, फूल, कलियां, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपको। तो आप दरअसल लोगों की पहचान वहां की जमीन से करते हैं। हम सब लोग अपनी जमीन के साथ किसी न किसी एंगल से वाबस्ता हैं, चाहे किसी भी तबके से हम ताल्लुक क्यों ना रखते हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो। आप देखिए, मान के चलिए कि मैं कश्मीर का हूं, जैसे मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, मेरी एसोसिएशन सबसे पहले मेरे घर से है। ये शुरू वहां से होता है, उसके बाद मेरे घर से है, के बाद मेरे गांव से है, मेरे गांव से निकलने के बाद मेरे टाउन से है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, मेरे तहसील से है, मेरी रियासत से है, मेरे मुल्क से है। और फिर अगर इसको और एक लंबी लिस्ट बनाएंगे तो मेरा यूनिवर्स के साथ, वर्ल्ड के साथ, कॉस्मॉस के साथ कहीं ना कहीं पे एक रिश्ता जमा हुआ है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा कि हम सब लोग किसी न किसी एंगल से जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, लैंड के साथ एसोसिएट हुए हैं। अच्छा, ये चीज जानने वाली बात जो है वो उर्दू में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि माशाल्लाह आप सब लोग उर्दू के मुहाफिज हैं, आप लोग जानते हैं। मैं तो बस एक माहिर तालिब इल्म हूं, अभी मैं सीख रहा हूं। मोहान की हसरत जो शायर रहे हैं, हसरत मोहानी साहब, मोहान शहर को शायद हम नहीं जानते अगर वहां से हसरत मोहानी न हुए होते। हफीज जालंधरी को शायद हम नहीं जानते, या जालंधर की जगह को शायद हम नहीं जानते, लेकिन अदब की दुनिया में उन्होंने अपना नाम अपने लैंड के साथ एसोसिएट किया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। अगर आप चाहें हफीज जालंधरी की बात करें, कुमार भारनकीवी की बात करें, जोश मलिया आबादी की बात करें, मजरू सुल्तानपुरी की बात करें, आप देखिए सबके साथ इनकी जमीन वाबस्ता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने अपने से, अपनी जमीन से, अपनी लैंड से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। और हम जब लोगों को एसोसिएट करते हैं इसके साथ, लैंड के साथ, लोगों का जो ताल्लुक हम बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो फिर बाद में लिटरेचर की सूरत में भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नागपुर के रहने वाले या महाराष्ट्र के रहने वाले, या यूं कहिए कि
आंध्र प्रदेश के रहने वाले कोट्टेचरिया नागेंद्र, हम उसको इसलिए जानते हैं कि कोट्टेचरिया एक जगह का नाम है, हमें नहीं पता था कि ये जगह है। मैं अभी 2 दिन पहले थोड़ा इस पे तहकीक कर रहा था कि बहुत सारे लोगों का नाम उनकी जमीन से जुड़ा हुआ है, वो एक कनेक्शन डेवलप हुआ है। तो ये पहलू इंपॉर्टेंट है कि लोग कौन हैं और उनकी एसोसिएशन उस जमीन से, सरजमीन से कैसी है। ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू यह है कि जमीन यानी लैंड, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड सिंपली अ पीस ऑफ लैंड। इसको जमीन का टुकड़ा ना मत समझिए आप, मेटाफोरिकली इसकी बहुत अहमियत है। वो इसलिए अहमियत है, अगर आप मेटाफोरिकली जमीन से ताल्लुक जुड़ेंगे तो आपको हुबल वतनी का कॉन्सेप्ट जहन में आता है। हुबल वतनी जो है, जब आप इस चीज को जहन में रखते हैं कि भाई मेरा वास्ता क्या है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं पे एक जगह पे अपनी इंडिविजुअलिटी कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जहां पे हमने एक चीज को रिप्रेजेंट करना होता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल, देखिए ये बताना भी जरूरी है, इसकी बेहतरीन मिसाल अदब के दुनिया से, क्योंकि फिल्म भी एक अदब का हिस्सा है। मुझे याद वो आता है जब कबीर सिंह, जो शाहरुख खान पे फिल्माई गई एक फिल्म थी, उसमें जब आपने देखा होगा कि जब वो टीम के प्लेयर से पूछता है उनकी आइडेंटिटी के बारे में, तो हर एक प्लेयर टीम का वो बतलाता कि मैं जालंधर से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं आसाम से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं मुंबई से हूं। लेकिन कोच उनको ये बात समझाता है कि जब आप एक जगह पे खड़े हो जाएं, वहां आपको अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म करनी पड़ती है। और इंडिविजुअलिटी खत्म करना यानी आप एक नए चीज को जन्म देते हैं, आप एक इज्म प्लास्टिक सेंस में आ जाते हैं। जैसे कॉलरिज ने भी कहा है, इमेजिनेशन या प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इज्म प्लास्टिक और फैंसी इमेजिनेशन का। वो है क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप एक कंप्यूटर को देखिए, राइट। कंप्यूटर में अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें माउस होता है, उसमें स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस के बाद कीबोर्ड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन सबको जब आप अलग करेंगे, मॉनिटर की अपनी एक वैल्यू है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, कंप्यूटर की अपनी एक आइडेंटिटी है, माउस बोर्ड की अपनी आइडेंटिटी है, कीबोर्ड की अपनी आइडेंटिटी है। यानी अगर वो सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, राइट, अगर वो सिस्टम ना भी बनाएं तब भी उनकी एक अलग पहचान है। ये एक मिसाल के तौर पे आपको मैं बतलाना चाहता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। और बरकस इसके अब आप देखिए, आप पाउडर लाइए रंग का, एक नीले रंग का पाउडर लाइए, एक ग्रीन कलर लाइए, एक येलो कलर, जो भी है, इन सबको आप मिक्स कर लीजिए। रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, इनको हमने पाउडर के तौर पे मिक्स किया, और नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि एक नया कलर उभर कर आएगा। वो कलर अब इन 3 चीजों को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा होगा, उसमें उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वी विल हैव टू सेक्रीफाइस, हमने अपने आप को कुर्बान करना होता है कोई अच्छी चीज का जन्म देने के लिए, कोई अच्छी चीज का तवल्लुद करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जहां हमने अपनी इंडिविजुअलिटी को बरसर ताक रख दिया, अलग रख दिया, छोड़ दिया, और हमने एक यकजहती को इंपॉर्टेंस दी, वहां पीपल और लैंड की एसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर बिकॉज ऑफ लैंड एंड लैंड इज बिकॉज ऑफ पीपल, राइट। देखिए, अगर ये चीजें ना हो तो सोसाइटी का वजूद कैसे मुमकिन है? आप बताइए मुझे कि जब हम एक सोसाइटी में रहकर एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग हम रह रहे हैं, अगर हम इंसान ही सोसाइटी का हिस्सा ना होते तो क्या सोसाइटी के कंप्लीट मीनिंग जो है, सोसाइटी बाय डेफिनेशन मींस ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, राइट, जो साथ में रहते हैं और साथ में सारी चीजें जो है एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो जो चीज है, मैं इस वास्ते ये लैंड और पीपल की एसोसिएशन बताने के वास्ते कि
क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई। तीसरा जो पहलू है जो इस मौजू का है वो है लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर के बहुत सारे काम हैं। अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा काम जो लिटरेचर का है वो आईना दिखाना है। अदब का जो काम है वो अक्कासी है समाज की। अदब के काम बहुत हैं, फंक्शंस बहुत हैं। उसमें आप पॉलिटिकल फंक्शन बताइए, सोसाइटी के हवाले से उनके फंक्शंस रहते हैं, राइट। अदब के साथ जो और चीजें जुड़ी हैं वो है इमोशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अदब का एक एक पहलू जो है वो सोसाइटी को कंप्लीट करता है और उसकी रौनक बख्शता है। मैं लिटरेचर के हवाले से जब ये बात छिड़ी है तो मुझे एक वो गजल याद आ रही है गुलजार साहब की। मैं चाहूंगा अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ूं, जहां वो आज के जमाने की सोसाइटी के हवाले से बहुत सारी चीजें बता रहा है। चूंकि हमारा मौजू जो है उर्दू अदब से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उर्दू की दो चार चीजें इसमें इन्वॉल्व करना मुनासिब समझा। गुलजार साहब कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, उन्हें अब महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें गुजरा करती थी उनकी सोहबत में अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पे। अब बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। बड़ी हसरत से तकती थी वो कदरें जो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं। बना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सारे अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सुकरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरू कर डाला। जुबान पर जो जायका आता था सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक पलक झपकती है। बहुत कुछ तहबते खुलता चला जा रहा है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घंटों को अपनी रहल की कभी घुटनों को अपनी रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर जो वो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। ये गुलजार साहब की बेहतरीन नज्म है और आपने देखा होगा इस पूरी नज्म में समाज की अक्कासी हो रही है। ये समाज की अक्कासी, जैसे अभी मैंने कहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समाज का हिस्सा है और कोई ना कोई चीज वन वे या द अदर वे हमारी सोसाइटी पे असर करता है। आप देखिए कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, हम उस पर भी अपनी नजर जो जमाए रखे हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी उस पर बात कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेचर। हमारी इकोनॉमी डाउन है तो हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं जो डील कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ, दे हैव गिवन देयर रिजर्वेशंस। वो अपना जो है अपनी ओपिनियन, अपना जो है राय उस पर बतला रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ लिटरेचर। यहां ये चीज समझना जरूरी है कि क्या सिर्फ लिटरेचर प्रिंटेड फॉर्म का होना लिटरेचर कहलाता है? क्या ओरल होना और किस चीज को किसके दायरे में इंक्लूड करना, लिटरेचर को किस हद तक हम कह सकते हैं कि ये लिटरेचर है? क्या इसकी कोई स्केल है, इसकी कोई बाउंड्री है कि ये कहा जाए कि हाँ भाई यहां तक लिटरेचर है, इसके आगे लिटरेचर नहीं है? या इसकी कोई बाउंड्री है जहां से हम कह सकते हैं कि अगर आप इस लेवल तक इस अदब के दायरे में रहेंगे तो इसको लिटरेचर का हिस्सा माना जा सकता है और इससे आगे का जो है उसको लिटरेचर का हिस्सा नहीं माना जाता? दरअसल ये सारी बातें मेरे ख्याल से, ये मेरा जाती तजुर्बा भी है, जाती राय भी है, ये जो है ये मिथ्स अब कट हो चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए लिटरेचर की ताकत ये है कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में कोरोना के हवाले से एक बहुत मशहूर ट्रेंडिंग इमेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत वायरल हुई, जिसमें कोरोना का जिक्र आया था। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना का जिक्र
एक किताब ने आज से 40 साल पहले किया था। उस किताब का नाम है एंड ऑफ डेज। एक किताब है जो 2008 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी किताब का नाम शायद मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन एंड प्रोफेसीज ऑफ द एंड वर्ल्ड, जो 1981 में पब्लिश हुई थी। अब असल बात यह है कि 1981 में पब्लिश होने वाली चीज 2020 की बात बताता है। तो लिटरेचर यहां पे हमें यह बतलाता है, इट actually orders the disorder things, it offers the solutions, it offers the resolution। जो समाज के मसले हैं, जो समाज के मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनको इमेजिनेटिवली, मैं रियल, क्योंकि लिटरेचर के फंक्शन दोनों हैं, रियलिस्टिक पे भी हैं, इमेजिनेटिव पे भी हैं, इसलिए मैं ये बतलाना समझता हूं कि उनको जो है उस लेवल पे प्रेजेंट करना, उस रियलिस्टिक लेवल के बजाय इमेजिनेटिव लेवल पे प्रेजेंट करना, ये लिटरेचर की खूबी है। ये आज से आपको 20 साल बाद, 30 साल बाद की खबर देता है। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी गुड लिटरेचर इन द फर्स्ट प्लेस, तभी ये मुमकिन है। उसके बाद मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं, वो है कल्चर। कल्चर हमारा मीरास है, आप सब जानते हैं। कल्चर के हवाले से हमारा जो सोसाइटी का परसेप्शन है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है कि हमने कल्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हमारा हाई कल्चर हो गया, दूसरा हमारा पॉप कल्चर हो गया। अब देखिए, हाई कल्चर का किस्सा ये है कि उर्दू के जो असनाफ सखन हैं, उर्दू के जो जॉनर्स हैं, रादर मान के चलिए गजल की बात अगर हो रही है, जब गजल की बात हो रही है तो जहन में हाई कल्चर का एक परसेप्शन ऐसा आता है कि हम मानते हैं गजल जो है एक इलीट क्लास और एला तबके का जो है जॉनर है। इस वास्ते जब गजल का कंसर्ट होता है, हम देखते हैं कि लोग बड़े इत्मीनान से बैठे होते हैं, शॉल पहन के बैठे होते हैं, और गजल जो है एक कंसर्ट जब उनका ऑर्गेनाइज होता है, वो जो है किसी क्लोज्ड सेट में होता है, वो किसी आंगन में नहीं होगा, वो आपके सड़क पे जैसे हमारे यहाँ होता है पॉप कल्चर में कवाली की तरह वो नहीं होगा। तो वो एक चीज जो है वो ऐसा है कि हमने अदब को भी कल्चरल पर्सपेक्टिव के एतबार से उसमें अब बाउंड्रीज पैदा की हैं कि गजल जो है वो एक इलीट क्लास का जो है, इलीट तबके का है, जॉनर है, और कवाली उसके बरक्स जो है वो एक रस्टिक लोगों का और एक आम कॉमन मैन का ट्रेंड है। इसलिए शायद हमने देखा होगा कि कवाली सड़कों पे भी गाई जाती है। मैं इन नो वे आई डू नॉट इंटेंड टू ऑफेंड, मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके दो रुख बता रहा हूं कि जब गजल, आप पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो आपने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी गजल कंसर्ट्स होते हैं वो एक क्लोज सेटअप में होते हैं, और आप देखिएगा कि वो सारे लोग जो हैं वो शॉल पहन के उड़े होते हैं। ये शॉल पहनना ही अपने आप एक कल्चरल आइडेंटिटी है उनकी कि दे बिलोंग टू एन एलीट क्लास। लेकिन जब आप उसी चीज के तबके का एक दूसरा पहलू देखेंगे कि आप कवाली को सड़क पे सुनेंगे तो आम लोगों की जो भाषा है, आम लोगों का जो एक्सेस है वो बहुत एफोर्डेबल है वहां पे, जो शायद गजल के कंसर्ट्स में नहीं है। देखिए, अगर गजल कंसर्ट गुलाम अली साहब का हुआ, नुसरत फतेह अली खान साहब का रहा था, उधर उनके कंसर्ट में जाना ही आम इंसान के लिए शायद पॉसिबल ना हो, राइट? वो शायद एफर्ट भी ना कर सकता हो क्योंकि वो टिकट्स इतनी हैवी रहेंगी। लेकिन ये मिथ भी अब डिमिस्टिफाई हो गई है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन। ये सारी चीजें जो है अब डिमिस्टिफाई होने लगी हैं, और अब ये ब्लर कर गई, ये जो बाउंड्रीज हैं ये ब्लर हो गई हैं। वो ब्लर इसलिए हो गई हैं कि जब मैंने कहा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं, आप देखिए, आप यूट्यूब पे आप जैसा भी आप चाहें गुलाम अली से गवा सकते हैं। आप जो भी गजल पसंद करते हैं नुसरत फतेह अली साहब खान की, वो आप सुन सकते हैं। अब आपको गजल के कंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी, टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि वहां हमने जो है चीजें ऐसी सीखी हैं और उसने जो है हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपनी पसंदीदा चीजें, जो कि शायद हम एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी है उसको मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन
मैंने कहा कि जैसे मार्क्सिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है, बेस स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हैं। तो कल्चर का वो पहलू भी है, जैसे मैंने भी कहा कि पॉप कल्चर और हाई कल्चर। खैर, ये तीन चार चीजें थी, पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर। अब क्यों एसोसिएट हो रहे हैं? सवाल अब ये है, व्हाई इज लैंड इंपॉर्टेंट टू अस? देखिए, लैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जिस जमीन से ताल्लुक रखते हैं, राइट, और जिस जिस इलाके का आप हिस्सा हैं, वहां से आप बहुत करीबी मोहब्बत रखते हैं। इंडियन डायस्पोरा की अगर आप बात करेंगे, एनआरआईज की अगर भी आप बात करेंगे, खासकर मैं डायस्पोरा की बात करूंगा, एनआरआई की नहीं बात करूंगा, जितने भी इंडियन राइटर्स हैं जो डायस्पोरा में हैं, उन्हें एक एसोसिएशन है अपनी सरजमीन के साथ, कहीं ना कहीं पे वो कनेक्टेड हैं। वो भले ही फॉर सम रीजंस, जो उनके पर्सनल रीजंस रहे, वो अपने लैंड में ना हो अवेलेबल, लेकिन वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो अभी उनकी जमीन के साथ है, वो बना है और बना रहेगा। मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों बना है और क्यों बना रहेगा, उसकी भी एक वजह है। लेकिन ये बतलाना जरूरी है कि हम लोग अभी भी उस जमीन के साथ अपना ताल्लुक जो है वो बनाए रखे हैं और बरकरार है। फिर ऐसी सूरत में लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट है देन? क्योंकि उनके पास जो मीडियम है, डायस्पोरा लोगों के पास, बाकी लोगों के पास, लिटरेचर एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात को कहने का वहां पे। और जब आपकी बात सामने आ जाती है, जब आपकी बात, आपकी राय, आपकी वैल्यूज, ओपिनियंस की अक्कासी होती है, अदब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम सब लोग अदब के हवाले से फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अदब ऑफ कोर्स, फिर एक बार हमें वहां उस चीज पे जाना पड़ेगा। वो रीजनल भी हो सकता है, आपके इलाकाई का अदब भी हो सकता है, आप अपनी जबान में भी अदब को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अदब सिर्फ उर्दू और जो है इंग्लिश में हो। अदब एक जबान मांगता है, और वो जबान जो है, वो जब तक वो दूसरे को समझने में आसानी हो उस चीज को, तब तक वो अपना पर्पस कंप्लीट करता है। ये अलग बात है कि हम उर्दू पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेमिनार है, ये जो वर्कशॉप है, ये उर्दू के हवाले से। लेकिन मैं एक जनरल परसेप्शन आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी चीज को बतलाने के लिए, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, अदब के साथ साथ अदब से जुड़ी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो समाज में फिर ये जो कल्चर है, ये कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? फिर लैंड, लिटरेचर, कल्चर और पीपल के इस पर्सपेक्टिव में कल्चर की अहमियत क्यों बढ़ गई है? कल्चर की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, और हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए, शायद दलित लिटरेचर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उनकी बात अभी तक जो है मेन स्ट्रीम लिटरेचर में नहीं बोली जाती थी। और अभी शायद आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जिनकी बात करनी है। अगर आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, गुजर्स एंड बकरवाल्स की बात हो रही है, लेकिन वहां और भी कुछ ऐसे तबके हैं जिनके बारे में लिटरेचर को बतलाना चाहिए, लिटरेचर उन पे आना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। एक तबका है वहां का जो मौची का काम करते हैं, उनको बहुत दुश्वारियां होती हैं, लेकिन उनकी जो डिफिकल्टीज है, जैसे हमने देखा होगा, द मोचीज ऑफ कश्मीरीज आर लाइक द दलित्स इन जनरल। तो वो एक पहलू है, उनके बारे में बतलाना बहुत जरूरी है लोगों को। आई एम श्योर इन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, अगर आप बाकी स्टेट्स में भी बात करेंगे, तो उस तबके से जुड़े, अगर इनको दलित का नाम न दिया जाए उनकी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, या उनके जो अदबी खदमात की जो लैंग्वेज होती है उसका नाम अगर उसमें न जोड़ा जाए, या जो भी पर्सपेक्टिव होगा उनका, अगर उनको जोड़ा जाए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। ये कल्चर की वजह से हो सकता है, ये लिटरेचर की वजह से हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ही अदब का पर्सपेक्टिव है, और जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, चाहे वो कल्चरल हो या लिटरेचर बेस्ड पर्सपेक्टिव हो, तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि
लैंड जो है, अभी मैंने जब कहा था आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आइडेंटिटी देता है आपको, ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। जब आपके पास आइडेंटिटी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, तो यू फील यू आर एट सेफर साइड। तो पीपल, अगर आप देखेंगे, उनको जनरली इंडिजीनियस बताया जाता है, जो अपनी जमीन से जुड़े हैं, अपने लैंड से ताल्लुक रखते हैं, उनके सकाफत, उनकी जो रिवायती तौर तरीके होते हैं, जब वो उनसे जुड़े होते हैं तो उन्हें एक तबके का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर तबका वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर करता हो। अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे, अगर आप युगबो के कम्युनिटी में जाएंगे, अगर आप साउथ अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स में जाएंगे, जैसे जुलू में, वहां एक अलग चीज नजर आती है आपको सामने। अगेन, मैं इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बात करूंगा तो चिनोवा एचबे एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने तबके के जो है लोगों को बहुत, अपनी कम्युनिटी को, अपने ट्राइब को बहुत आगे लिया अपने अदब के जरिए। तो वो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन देखिए, उस सब के बीच ये बात भी आती है कि हमें अपने लेवल पे लगता है कि वी आर कॉलोनाइज्ड। एक वो था कि जब हमें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, और एक ये है जब हमें लगता है कि विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ क्लास देयर इज अ क्लास, विद इन अ क्लास देयर इज अ सब क्लास, राइट। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है जो शायद हमें इस चीज को, जब हम लैंड लिटरेचर की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। और एज अ टीचर ऑफ उर्दू, और एज अ स्कूल और स्कॉलर ऑफ उर्दू, एज अ स्टूडेंट ऑफ उर्दू, हमने इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। आप एज अ टीचर ऑफ उर्दू जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो आप इन सब चीजों के बारे में जरूर बताइए। आप ये बतलाइए कि वाई, कोई भी टेक्स्ट आप लीजिए, आप अपनी आपने कोई अफसाना लिया, आपने कोई दास्तान ली, आपने कोई नॉवल ले लिया, ठीक है, आपने कोई गजल उठाई, किसी भी राइटर को उठाया, तो आप अपने बच्चों को उनकी सरजमीन से जुड़े बहुत सारे जो चीजें होंगी, ऑफ कोर्स अगर हम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म की बात करेंगे वो एक अलग चीज है, फॉर्मलिज्म की बात करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अंदाज से, किसी ना किसी तौर तरीके से अदब जो है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से जुड़ा होता है। तो मैं वो चाहता हूं कि एज अ टीचर ऑफ उर्दू हमें वो चाहिए, हमें वो उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम एक टेक्स्ट पढ़ाते हो, इन सारी चीजों का हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। फिर जैसे मैंने अभी कहा था कि आप तेंदुलकर की बात कीजिए, महाराष्ट्र से जुड़े जो लोग हैं, अगर हमारे बीच भी कोई महाराष्ट्र का है तो ही विल अंडरस्टैंड। तेंदुलकर का नाम तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि वो जिस जगह से ताल्लुक रखते हैं उसमें कर आ जाता है लास्ट में। इन अ सिमिलर फैशन बी आर अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर इसलिए है क्योंकि शायद हम अम्बेडकर से वो जुड़े हैं। या हमारे कश्मीर की बात अगर मैं करूं तो हामिद कश्मीरी एक बहुत बड़े राइटर हैं, आई एम श्योर आप लोग सब उर्दू जानने वाले हैं। तो वो हामिद जो है, उसके साथ कश्मीरी जो नाम जुड़ा है, सरनेम, वो उसकी जमीन को दर्शाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। मैंने जैसा भी पहले भी कहा था कि उर्दू में इस चीज का जो है ज्यादा फुकदान है। जैसे मैंने कहा था, आपके हफीज जालंधरी है, हजरत मोहानी साहब है, मजरू सुल्तानपुरी हैं, जोश मली आबादी हैं, और भी शायद बहुत नाम हो जो मेरे जहन में अभी ना आ रहे हो। तो अच्छा, उसके इवज में ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो जमीन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड है, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ टीचर, उर्दू जुबान के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आप क्या दे रहे हैं? आप ये बतलाइए कि आपने एज अ टीचर अपना रोल किस हद तक उसमें अदा किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने जमीन के हवाले से बहुत रिप्रेजेंटेशंस दे दी। आप आगा शाहिद अली का नाम तो जानते होंगे, जो बहुत बड़े राइटर रहे हैं, लेट कश्मीरी अमेरिकन वाइट है वो, जो माइग्रेट हो गए थे फिर बाद में अमेरिका। लेकिन उनकी चंद खतूत, उनके चंद गजलें जो अंग्रेजी में भी बाद में तर्जुमा, लिखते तो अंग्रेजी में भी थे और बाद में तर्जुमा भी हुई, उन्होंने हक अदा किया अपनी जमीन का, उन चीजों के बारे में, उन जज्बातों के बारे में लिखने के लिए, या उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश जो उन्होंने की, वो शायद हम पे बैक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर ऑफ उर्दू, आप बताइए उर्दू के तई आप क्या कर रहे हैं?
आपने जो कोशिश की है, इत्तेफाक ये है, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि उर्दू वाले भी अब, हो सकता है ये नाइंसाफी हो उर्दू वालों के साथ, लेकिन उर्दू वाले भी अब इतने कंपोजिट कल्चर बन गए हैं कि उर्दू कम और अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे ही ले लीजिए, जैसे मुझे जो बोला गया है कि उर्दू पे बात करनी है, ऑफ कोर्स मैंने अपनी पूरी तकरीर में 10 से 20, 25, 30, 40 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए होंगे जो अंग्रेजी हैं, जबकि मुझे चाहिए था नहीं। ये अलग बात है कि मैं उर्दू अदब से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं जो हूँ उर्दू की दिलचस्पी रखता हूँ और उर्दू का तालिब इल्म बनने की हर मुमकिन कोशिश में हूँ। मेरा एक जाती एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत सारे उर्दू लोग, जानने वाले लोग जो हैं, जैसे जो भी उर्दू से जुड़े हैं, जब भी वो कोई बात करते, जहां उनको सहूलियत महसूस होती है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते। मान लीजिए मैंने आपको कहा मुझे एक पानी का गिलास दे दीजिए, इसमें उर्दू में जब मैंने कहा मुझे एक पानी का गिलास दे दीजिए, एक सिंपल से छोटे सेंटेंस में भी मैंने एक आधा अल्फाज अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जो गिलास की सूरत में है। ये ये जो तजुर्बा है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है मेरा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ उर्दू के लोग ज्यादा हैं। और एक अल्फाज जैसे अड़चन, एक मराठी लफ्ज है, राइट, ये भी अब इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों को शायद आप बेहतर जानते होंगे, अभी तक जब तक मैं इसको पूरे तहकीक के साथ न पढ़ा, मुझे भी ये ख्याल था कि अड़चन जो है, वो लफ्ज जो है वो उर्दू का है, जबकि मराठी लैंग्वेज से लाया गया है। ऐसी ही सूरत में मैंने बहुत सारे अल्फाज देखे आप, जो उर्दू के तो हैं लेकिन अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल होते हैं। जैसे शैम्पू है एक अल्फाज, आपने देखा होगा शैम्पू का इस्तेमाल हम जब करते हैं, ये शैम्पू हमें लगता है कि ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, लेकिन ये उर्दू जबान का लफ्ज है। इन अ सिमिलर वे लूट, लूट जो अल्फाज है ये भी उर्दू जबान से है, जबकि अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से जंगल एक ऐसा अल्फाज है जो उर्दू जबान की मीरास है, वरासत है, लेकिन उसको जो है हम उर्दू के बजाय अब अंग्रेजी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बंगलो एक ऐसा अल्फाज है जो उर्दू से है और हम जो है उसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ अल्फाज आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, बतलाना चाहूंगा, जो मुझे भी अब एक हफ्ता पहले तक पता नहीं था कि वो उर्दू की मीरास है, उर्दू का विरसा है, और उसको हमने दूसरी जबानों में ट्रांसफर किया है। कहना मैं ये चाहता हूं कि देखिए, हमारी जो जबान है, हमारा जो अदब है, हमारी जो सकाफत है, वो कितनी रिच है कि हमारी जबान से, ऑफ कोर्स हमारी उर्दू की जबान जो है वो पर्शियन, अरबिक और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, वहां से वजूद में आई है। लेकिन फिर भी देखिए कि इसमें इतनी मिठास और मिरास है कि दूसरी जबानें इस जबान से जो निकले अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपको बताऊं कि जो देखो लफ्ज है, देखना, जब हम कहते हैं ना किसी को देखना, ये बेसिकली उर्दू और हिंदी का अल्फाज है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ रूल करते थे, जब उनका यू नो रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे अपनी जो है सदारत संभाले हुए थे, तो उस टाइम के लेट ब्रिटिश रूलर्स ने इस अल्फाज को अंग्रेजी में जो है इस्तेमाल किया था। देखो, इट वॉज DEKHO, राइट। तो किसी ने शायद ये भी ना सोचा हो कि असल में ये देखो जो है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो यू विल फाइंड ये जो देखो है ये उर्दू जबान का लफ्ज है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको आप अंग्रेजी जबान की डिक्शनरी में भी पाएंगे। तो ये एक खास बात है। जो इसी तरीके से कमरबंद एक वर्ड है, आपने जाना होगा या आप जानते हैं कि कमरबंद जो है ये पर्शियन जबान से जुड़ा है, राइट। और इसका माने जो है कमरबंद, जो हम पीठ पीछे जो हम वो एक कपड़ा लगाते हैं, लेकिन इसको बाद में अंग्रेजी में भी इस्तेमाल किया और ये कमरबंद से आहिस्ता आहिस्ता कमर बैंड हो गया। ये भी एक मेटामॉर्फिस इस लैंग्वेज का। इन ए सिमिलर फैशन गुरु की जब हम बात करेंगे, जो टीचर्स हैं हमारे, ये लफ्ज भी आप देखिए उर्दू का है और अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट गुरु को हम हिंदी लैंग्वेज से भी बतलाते हैं। कुछ कुछ लोगों का तो ये मानना है कि जो गुरु है ये हिंदी लैंग्वेज से इस्तेमाल किया गया हुआ लफ्ज है और इसको बाद में अंग्रेजी में भी इस्तेमाल किया गया, और तकरीबन इसकी तारीख 1800
सदी के आसपास है। और इनफैक्ट इस लफ्ज को संस्कृत में भी इस्तेमाल किया जाता है, पंजाबी में भी किया जाता है। पंजाबी में इसका मतलब टीचर है और संस्कृत का भी उसमें मतलब जो है टीचर ही है। लेकिन अक्सर दूसरे जो डिक्शनरीज इसका मीनिंग बताते हैं उसका मतलब जो है गुरु मीन्स एल्डर। जाहिर है जब कोई एल्डर होता है आप उसको एक उस्ताद की सूरत में ही देखते हैं। ये अलग बात है कि वो आपको एकेडमिक्स न पढ़ाए, जिंदगी का सबक जरूर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने जंगल का लिया था, जंगल जो है ये और बहुत आम जबान में आज इस्तेमाल होता है। हालांकि ये जो है हिंदी से भी है, संस्कृत से भी है और आपके उर्दू से भी है ये, राइट। लेकिन इंग्लिश में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ 18 सदी में। अगेन लेट अस गो बैक टू दी ब्रिटिश रूलर्स, जब उन्होंने यहाँ पे जो हुकूमत कर रहे थे उस टाइम। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये देखिए आप, ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनसे हमने और हमारे जो आसपास की समाज सोसाइटी है हमारे अदब में, उन्होंने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। एक और जहन में बात आ रही है और एक वर्ड आ रहा है अवतार करके है, AVATAR। ये अवतार जो है ये संस्कृत से और हिंदी से आया हुआ है। आप लोग समझते होंगे अवतार का मतलब है इन्नीट, जो हम कहते हैं ना डाइटी, गॉडेस के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो भी है। या खाकी, खाकी एक ऐसा अल्फाज है जो 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ, ट्रेंडिंग वर्ड रहा ये आजकल की जबान में कहे तो। और ये जो येलो ब्राउनिश टाइप का कपड़ा पहनते थे गांधी जी हमारे, अ, और उसमें जो है अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल बखूबी किया, जबकि ये उर्दू से अल्फाज है और अंग्रेजी में भी बाद में इसका इस्तेमाल अच्छे से हुआ। तकरीबन 1857 के आसपास का ही ये इसका तज़किरा है। अच्छा, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो और एक अल्फाज जो बड़ा मशहूर हो रहा है और हर बात पे शायद हम लोग अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो आता है, वो है जुगाड़। जुगाड़ जो अल्फाज है आपने देखा होगा ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, और इंडिया और बड़े सगीर में तो खासकर ज्यादा होता है, इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं। हालांकि जो है ये इंग्लिश में उतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी इंग्लिश की बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश की डिक्शनरीज की बात करेंगे तो ये अल्फाज आपको वहां मिलेगा। तो ये एक और पहलू है। जैसा मैंने कहा कि अब इस सब को जहन में रखते हुए हमने देखा कि जो लिटरेचर है ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है एक ऑथर का, ये काम करता है वैसा। और चाहे कुछ भी हो, समाज की अक्कासी करना लिटरेचर का एक अहम पहलू है। उस अहम पहलू को जो है आप और हम सब मिलकर एज अ टीचर, एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर आगे ले जा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जो है ये जो बाउंड्रीज क्रिएट किए गए हैं बिटवीन लैंड, बिटवीन पीपल, बिटवीन कल्चर, बिटवीन लिटरेचर, इनको ब्लर करने की जरूरत है, इनको कम करने की जरूरत है। क्योंकि अब हमारे जहन में ये बात ढाल दी गई है कि लिटरेचर से मतलब है इट इज द लिटरेचर ऑफ आवर ओन रीजनल लैंग्वेज ओनली। अब हमारे लिटरेचर से मतलब ये हो गया कि सिर्फ मराठी लिटरेचर, सिर्फ कश्मीरी लिटरेचर, सिर्फ बंगला लिटरेचर, सिर्फ उर्दू लिटरेचर, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर। भाई अगर हम देखेंगे लिटरेचर ने ही दुनिया को ग्लोबल वर्ल्ड बनाया है, और किसी भी चीज को समझने के लिए उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, साख्तियात पर साख्तियात पढ़े होंगे, आपने देखा होगा एक सेकंड को समझने के लिए आपको मिनट का समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप मिनट को समझना चाहते हैं आपको आवर समझना बहुत जरूरी है, और आवर को समझने के लिए फिर एक बार आपको दिन में जाना बहुत जरूरी है, दिन को समझने के लिए फिर 24 आवर्स का समझना बहुत जरूरी है, फिर हफ्ता समझना बहुत जरूरी है, फिर महीना समझना बहुत जरूरी है, फिर महीने को समझने के लिए आपको साल समझना जरूरी है, साल को समझने के लिए आपको एक डिकेड समझना जरूरी है, राइट। ये सारी चीजें एक कॉस्मस में आती हैं, एक एक अनरिलेटेड स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो वो जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं लोगों के दरमियान, अदब के दरमियान, कल्चर के दरमियान, सकाफत के दरमियान, इनको कम करने की जरूरत है। और ये मुमकिन तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा अदब को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर को समझेंगे। आप और मैं एज अ टीचर, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम जो है किसी हद तक इन
क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी से। जो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब मेरा है ये कि वो ये ना समझे कि सिर्फ मेरी लैंड इंपॉर्टेंट है, वो ये ना समझे कि मेरा लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, वो ये ना मान के चले कि सिर्फ हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट है। हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हमें एक दूसरे को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं बतलाना चाह रहा हूं आपके साथ, देखिए अगर कोई कहे कि नहीं मेरा लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, मेरी मर्जी, वो जो मेरी मर्जी का किस्सा है, समाज में कुछ एथिक्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं हर एक को थप्पड़ नहीं मार सकता जस्ट बिकॉज आई लाइक इट, नो। समाज के कुछ एथिकल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एंड वी विल हैव टू फॉलो देम, राइट। वो फॉलो जब आप करेंगे, ये जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं ये ब्लर हो सकती हैं, और एजुकेशन ही वो एक माध्यम है, लिटरेचर ही वो एक माध्यम है जिससे ये सब मुमकिन है। तो मैं इसको एक कंक्लूडिंग सेंस में बतलाना चाहूंगा कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी, जब हम अदब को पढ़ाते हैं, हमें अपने लिटरेचर के बारे में बतलाना बहुत जरूरी है। अगर आप मराठी कोई प्ले पढ़ाते हैं, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, कश्मीरी हो, वो ड्रामा हो, अफसाना हो, नॉवल हो, बायोग्राफी हो, मेमोयर हो, जो भी वो हो, हम इन चीजों का तज़किरा पहले करेंगे। क्यों? ये अपनी सरजमीन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हमें ये बतलाना भी है कि ये सरजमीन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज एन एंटायर कॉस्मोस रिलेटेड टू इट, राइट। इट डज नॉट स्टैंड इन आइसोलेशन, नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ चुके हैं तो कोई भी चीज जो है ना, उसका आइसोलेशन में कोई मतलब नहीं होता, उसको आइसोलेट में आप अच्छे से समझ नहीं सकेंगे जब तक कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में ना आ जाए। तो अब जो है कल्चर का भी काम ये है कि कल्चर, जैसे मैंने लिटरेचर की ये बात की, कल्चर का भी काम है कि रिलीजियस आइडियाज के जरिए आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप इसमें कल्चर की जब हम बात करें, मैंने कहा रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, तो रिलीजियस का जो काम है वो एक मजहब की अहमियत पे सिर्फ ध्यान न दे, मजहबी आपसी जो भाईचारा है, आपसी मिलनसार जो है, उसकी अहमियत को भी हमें बढ़ावा देना होगा। वो थ्रू मॉरल वैल्यूज भी हो सकता है, जेंडर नॉर्म्स भी हो सकता है। अगर हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे तो ये जो है कल्चरल डिफरेंसेस, ये जो लैंड डिफरेंसेस हैं, और ये जो है लिटरेचर डिफरेंसेस जो क्रिएट की गई हैं, आपको पता होगा कि इत्तेफाक ये है कि अब लिटरेचर में हाई लिटरेचर एंड लो लिटरेचर आ गया है। हाई लिटरेचर का मतलब वो है, अब जो लोग बड़े लिखने वाले हैं, जो एलीट क्लास के तबके हैं, अब उनसे जो चीजें जुड़ी होंगी, इट इज एंटायरली मेंट फॉर देम, दैट माइट बी कॉल्ड एज अ हाई लिटरेचर। ये मैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात कर रहा हूं, जो अभी अभी जो है हो रहा है। और इसी तरीके से लो लिटरेचर का मतलब हो गया, हम आम इंसान जो लिटरेचर के बारे में लिखते हैं उसको हम लो लिटरेचर की कैटेगरी में करते हैं। लेकिन मेरा ये जाती तजुर्बा है और मेरी ये जाती राय है, there is no high literature, there is no literature, it is only literature in itself, unless and until it does not communicate a sense, a comprehension to the betterment of the society, which is actually the prerogative of society, literature, तब तक इसको लिटरेचर की कैटेगरी में आप लाएं या ना लाएं, डजंट मैटर। सो मैटर्स इज कि आप जो लिटरेचर को देख रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट से देखिए कि ये समाज की अक्कासी करता है। आप उसको देखिए इस एंगल से कि समाज की अक्कासी के साथ साथ समाज की बेहतरी का भी इसमें एक उन्सुर जो है वो मौजूद है। मैं दो तीन बातें कह के अपनी जो है स्पीच को खत्म करना चाहूंगा। वो ये है कि अदब, लैंड, कल्चर, जब तक ये हमारे साथ है, हमारा वजूद है, और जब हमने अपने आप को इन चीजों से अलग किया तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो जीस्त है, हमारी जो कहानी है, हमारी जो तारीख है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसका उसी दिन से खात्मा शुरू हो जाएगा। तो हम सबको एज अ टीचर हमें अब चाहिए कि हम अपनी लैंड की प्रिजर्वेशन, लैंड की अहमियत को समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को लिटरेचर के थ्रू, किताबों के थ्रू, कल्चरल पर्सपेक्टिव के थ्रू इस चीज की सारी जो है वो अहमियत बतलाएं। और उससे बढ़कर अहमियत इस बात की है कि जब हम अब लिटरेचर पढ़ाते हो बच्चों को, हम लिटरेचर के हवाले से बात क्लियर कर दे बच्चों को कि
लिटरेचर को आप ऑब्जेक्टिवली देखिए, इसको सब्जेक्टिवली मत देखिए। जहां आपने सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव लाया, वहां जो है आपका प्रेजुडिस और बयास शुरू होता है। वहां आप ये कह सकते हैं कि मेरा लिटरेचर अच्छा है और इनका लिटरेचर खराब है, जो कि उर्दू अदब का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और अदब की अहमियत इससे बात साथ, जैसे अभी मैंने कहा था कि कोरोना का जिक्र आज से 40 साल पहले की एक किताब में आया है। शायद हम लोगों ने कभी ध्यान न दिया हो, वो किताब हमने 1981 में अगर पढ़ी हो तो कभी भी आज तक 1981 में लिखी किताब आज बहुत फेमस हो रही है, आपने देखा होगा। उस किताब का नाम जैसे मैंने बोला था आपको, एंड ऑफ डेज है। तो वो जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये है अहमियत लिटरेचर की, ये पहचान है लिटरेचर की। हमें लिटरेचर रियलिस्टिक लेवल पे तो आपको बताता है कि ये लाइफ है, ये सोसाइटी के इश्यूज हैं, ये डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आपको एक इमेजिनेटिव लेवल पे उसका सोल्यूशन भी बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, एक स्टेट ऑफ यूटोपिया क्रिएट किया जाता है, जो आजकल की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को जहन में रखते हुए आप सब लोगों से मेरी भी ये गुजारिश रहेगी कि जब भी आप अपने क्लासरूम में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं आप लोगों का प्रोफाइल देख चुका रहा था और आई कुड रियलाइज कि आप लोगों में वो मादा है। आप कोई प्रोफेसर की हैसियत से हैं, कोई डॉक्टर की हैसियत से हैं, कोई लेक्चररशिप की हैसियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपनी एक लेवल पे आप अपनी ज़िमनी कोशिश, इनफरादी कोशिश करें कि ये चीज जो है इसको लोगों में, इसको हमारे फ्यूचर जनरेशन में, इसको फ्यूचर प्रोजेनी में इनकैलकुलेट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जब हम इनको इनकैलकुलेट करने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे, तभी एक बेहतर समाज हम पैदा कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम सिवाय दोष के और कुछ नहीं दे सकते। हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारी कौम का सरमाया है। तो हमारे कौम का सरमाया जब तक जाजिब है, और इंसान एक हैवान नातिक है, आप बेहतर जानते हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं, हम सबसे गलतियां सरजद होती हैं, लेकिन असल इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है। और हमसे जो गलतियां हुई हैं, तारीख ने जो गलतियां दोहराई हैं, तारीख से हमें यह सबक मिलता है कि जो हुआ है उससे कितना खून बहा है, जो हो चुका है उससे कितनी गलत फहमियां हो गई हैं। अब आने वाले दौर में अदब हमें यही बतलाता है, किताब जो है, तारीख जो है, ये हमें वही सबक देता है, ये पैगाम देता है कि आने वाले वक्त में आपको अब क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उर्दू अदब की दुनिया की तारीख जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशन है। उर्दू का जो मुस्तकबिल है वो बहुत नुमाया है, बताने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल कोशिशें होती रहती हैं, हर आए दिन कुछ ना कुछ कोशिशें रहती हैं, उन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, विल नॉट गेट इनटू दोज। हमारी जो कोशिश है कि हम अपने जबान को एज अ मीरास, अदब को एज अ मीरास, सकाफत को एज अ मीरास और अपनी सरजमीन को एज मीरास बचा के रहें, और जितना मुमकिन हो सके उतना हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो एज अ टीचर हो, चाहे वो आप एज अ स्कॉलर हो, चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो, चाहे वो एज अ कॉमन मैन हो। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला इन द कमिंग डेज वी विल हैव समथिंग इन स्टोर फॉर अस। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स और मैं भी एक अदना तालिब इल्म होने के वास्ते हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हम अपने इस मीरास को बचाए रखें और जितना मुमकिन हो सके इसमें अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते रहें। इन कलमात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।